नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून भी बन जाएगा, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी भी विरोध देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष में सबसे ज्यादा खलबली मची है और विपक्ष के कुछ ऐसे दल के नेता भी हैं जो इस बात से नाराज है कि विपक्ष का स्टैंड इतना नकारात्मक क्यों रहा। अलग अलग विपक्षी पार्टियों में फूट भी मची है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जयराम रमेश की तरफ से यह जानकारी दी गई है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके यह बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन के लोग बार बार ये धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि वो कृषि कानून की तरह इस बिल को वापस ले, नहीं तो वो सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि बिल को लेकर जेडीयू में खलबली मची है और बिल के खिलाफ 5 ऐसे जेडीयू के नेता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। तो क्या कुछ अलग अलग दलों में, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग नेताओं के बीच में चल रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहले लोकसभा से बिल पास हुआ, फिर आधी रात राज्यसभा से भी बिल पास हो गया। बिल तो पास हो गया है, लेकिन विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, विपक्ष में कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। जो स्टैंड कांग्रेस का रहा और जिस तरह से कुछ जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का ऐसा विरोध किया है जैसे ये बिल हिंदुओं के समर्थन में है, मुसलमानों के विरोध में है। तो इसके कारण कांग्रेस में भी इंटरनल फाइटिंग चल रही है, अंतर्कलह है। कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम परस्त नेता और हिंदू क्षेत्रों से चुनकर आने वाले नेताओं के बीच कलह है, और वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारा स्टैंड ऐसा ही रहेगा कि केवल मुस्लिम बहुल इलाकों से कांग्रेस जीत पाए। इसीलिए सबसे पहले कांग्रेस के अंतर्कलह चल रही है, और ये पहली बार नहीं है। जब वक्फ बोर्ड के ऊपर ये संशोधन आया था तो उसी समय से कांग्रेस के अंदर चिंतन मंथन चल रही थी, और जिस तरीके से कांग्रेस के जितने मुस्लिम नेता हैं वो लॉबिंग में लगे हुए थे संसद के अंदर, और इन लोगों ने एकजुटता दिखाई, तो कांग्रेस के हिंदू सांसदों के अंदर ये भावना पनपी कि अगर इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान हो गया तो फिर हम तो जीत कर नहीं आएंगे। इसलिए कांग्रेस में अभी इंटरनल फाइट चल रही है, लेकिन खुलकर लोग नहीं आ रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं समय का। लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टियां, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सहयोगी पार्टी है, जो अब तक मुसलमानों को संतुष्ट करने वाले, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे, नीतीश कुमार जैसे नेता, ये बराबर अपने फायदे के लिए राजनीति करते रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है इसलिए मोदी के साथ हैं। ये 2014 से इनकी स्थिति यही रही। जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को बनाया गया था, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था, और जब लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया तो फिर कोई विकल्प नहीं दिखा तो सीधे लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। गठबंधन में वो पलटी मारते रहे, कभी राजद के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अब उनको लगने लगा है कि इस समय जो स्थितियां चल रही है, बिहार का चुनाव आने वाला है, इस मुद्दे पर अगर कुछ मुस्लिम सांसद, मुस्लिम नेता नाराज भी रहते हैं तो उससे हमारे चुनाव के परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड ने देख लिया कि हमारे साथ जब भारतीय जनता पार्टी है तो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा। जो नीतीश कुमार के अंदर कन्फ्यूजन रहता था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते थे वाजपेयी जी के समय, उसके बाद भी जब एनडीए में कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव, उसके बाद आडवाणी जी भी आए जब लीड करने के लिए, तो भी उनको तकलीफ नहीं हुई, और इसीलिए उनको लगता था कि लालू प्रसाद यादव से हम अलग हुए हैं, बिहार की स्थिति है तो कुछ जो समझदार मुसलमान हैं हमारे साथ आएंगे। हालांकि वो स्थितियां ऐसी थी नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कन्फ्यूजन रहा, तो आज उस कन्फ्यूजन का परिणाम हो रहा है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम लीडर इस्तीफा दे रहे हैं, उसके अलावा
जो अभी भी जनता दल यूनाइटेड के ग्राउंड पर काम करने वाले नेता हैं वो इससे नाराज नहीं है। लेकिन सर कल खबर पहले एक नेता की आई, फिर दूसरे नेता की, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये संख्या 5 हो गई है। अब ये संख्या बढ़ भी सकती है। जिस तरह से जेडीयू के जो नेता नाराज है, क्या उसको लेकर नीतीश कुमार को कोई नुकसान झेलना पड़ेगा? क्योंकि बिहार में चुनाव में भी है, नीतीश कुमार को कोई झटका लगेगा क्या इससे? देखिए, नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि बिहार के चुनाव की दिशा क्या होनी चाहिए, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। इसलिए अभी जितने भी नीतीश कुमार के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मुसलमानों के हितों के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं। मौलवी मौलाना अगर नाराज होते हैं बाहर जाएं। उसी तरीके से पिछले दिनों कौशलेंद्र सिंह ने कहा था, कौशलेंद्र कुमार ने भी यही बात कही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के समर्थन में हैं। अगर मुस्लिम लीडर को समस्या हो रही है तो वो बाहर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, अभी सत्ता में है, सबसे ज़्यादा स्टेट में इनके सरकार है, तो कितने मुस्लिम लीडर हैं इनके पास। सब लोग सवाल उठाते हैं मुसलमानों को टिकट नहीं देते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब भी उन्होंने कहा था कि हम लोग चुनाव में टिकट किस आधार पर देते हैं? जीत की संभावना के आधार पर। जब हम कुछ मुसलमानों को टिकट देते हैं वो जीत ही नहीं पाता। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को टिकट दी। इस बार देखिए केरल में मुस्लिम को टिकट दिया गया संसद के चुनाव में, और वो अपने कम्युनिटी के लोगों के पास जा रहे हैं और उनको दुत्कार कर भगाया जा रहा है, तुम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो, हमारे दरवाजे तक मत आओ। तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को टिकट क्यों दे? उसी तरीके से नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि अब आगे आने वाले समय में मुस्लिम वोट के लिए कई पार्टियां लड़ रही हैं, उसमें अगर मुसलमानों को रिझाने के लिए कोशिश करते रहेंगे तो भी वो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में ही जाएगा। तो इसलिए हमें हिंदू वोट पर ध्यान देना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए, और इसलिए नीतीश कुमार को न नुकसान होगा। और नीतीश कुमार इसलिए रिलक्टेंट हैं। अगर कल से जो चल रहा है, नीतीश कुमार के एक नेता ने बगावत कर दी, उसके बाद से ही ये पलटने के लिए तैयार रहते। आजकल वो स्थिर हैं, संतुलित हैं, अपने नेता को सीधे आगे बढ़ा दिए हैं कि नहीं, इनको जाना है जाने दो, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बातचीत मत करो कि नहीं हमने समर्थन देकर कोई गलती कर दी, हम अभी भी बहुत बड़े सेकुलर लीडर हैं। तो इसलिए सत्ता पक्ष के कुछ जो कंफ्यूज लीडर है, अभी जयंत चौधरी पर भी दबाव है, अभी ये चंद्रबाबू नायडू पर भी दबाव है, उनके भी कुछ मुस्लिम लीडरों ने उनके खिलाफ बात की है। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये तो सत्ता पक्ष के कुछ कंफ्यूज पार्टियों की बात है। इससे न तो भारतीय जनता पार्टी को प्रभाव पड़ने वाला है और न इन पार्टियों को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने सोच रखा है कि नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो स्टैंड है, एजेंडा है, वो क्लियर है, इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं विपक्ष की। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे जाके याचिका दाखिल करेंगे, बिल के खिलाफ भी विरोध करेंगे। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जो विपक्षी खेमे में मची हुई है हड़कंप, जो एक एक पार्टी अभी तक इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए कि इस बिल में हमें किसका साथ देना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति, अभी चुनाव परिणाम आए उसके बाद ये जो अलायंस है इनका, ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये सारे अलायंस वाले आपस में ही लड़ रहे थे, और ये लड़ाई राज्यसभा में ज़्यादा दिखाई पड़ी, लोकसभा में भी दिखाई पड़ी। शरद पवार की पार्टी का स्टैंड क्या रहा वक्फ बोर्ड पे? शरद पवार सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं, और कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि वो गार्जियन की तरह हैं इस गठबंधन के। लेकिन शरद पवार कहाँ दिखे? शरद पवार न तो राज्यसभा में आए और न उनके सांसद लोकसभा में भी उपस्थित हुए। उनके सांसद लोकसभा से गायब रहे, वोटिंग ही नहीं किया। शरद पवार वोट नहीं किए। राज्यसभा की स्थिति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने दबाव डाला था कि राज्यसभा में हम कोई खेल कर देंगे। शरद पवार राज्यसभा में वोट करने नहीं आए, यहाँ तक कि इनकी जो सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन वोट करने नहीं आए। आम आदमी पार्टी व्हिप जारी की थी। अब केजरीवाल नोटिस भेजेंगे हरभजन सिंह को, संजीव अरोड़ा को नोटिस भेजेंगे। संजीव अरोड़ा तो पंजाब में ही बैठा हुआ है, जिसको राज्यसभा से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन के लिए क्या पंजाब से वो दिल्ली नहीं आ सकता? अरविंद केजरीवाल तो हर चौथे दिन पंजाब चले जाते हैं, इतनी दूरी भी नहीं है। लेकिन संजीव अरोड़ा और हरभजन सिंह ने वोट नहीं किया। दूसरी तरफ YSRCP
जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। जगन मोहन ने पहले विरोध करने की बात की, उसके बाद जब इनके सांसदों की तरफ से दबाव आने लगा कि देखो भाई व्हिप जारी किए हो, हम समर्थन में वोट नहीं डालेंगे, तो फिर इन्होंने कह दिया जिसको वोट डालना है डालो, नहीं डालना है नहीं डालो। इसके दो सांसदों ने पक्ष में वोट डाला, एनडीए की तरफ बक संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट डाला। उसके बाद पटनायक की पार्टी, पटनायक भी लास्ट में पलट गए। इन्होंने शुरुआत तो एक मुस्लिम सांसद से की, राज्यसभा में हैं, और उन्हीं से विरोध करवाया, लेकिन बाद में ये जो पात्रा हैं उन्होंने कह दिया नहीं नहीं हम तो इसके समर्थन में वोट डालेंगे। तो फिर सस्मित पात्रा के कहने पर उन्होंने व्हिप वापस ले लिया कि नहीं जिसको मर्जी है वो अपना डाले, और 2 वोट समर्थन में पड़े। उसी तरह से जितनी पार्टियां विपक्ष में है वो ऐसी बिखरी हुई है, जब आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार के एनसीपी, उधर वाईएसआरसीपी, इधर बीजू जनता दल, ये सारी पार्टियां ऐसे बिखरी हुई है कि इनके पास वोट के आंकड़े जो होने चाहिए थे वो कम हो गए। 125 वोट पड़ने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में, 125 के बदले 123 वोट पड़ने चाहिए थे, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन है और हरिवंश जदयू के ही सांसद हैं, तो वो वोट तो दे नहीं सकते थे अगर उपस्थित उस समय रहते तो ऐसी स्थिति में कुछ अब्सेंट भी हो जाते हैं। जैसे लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने कारण पूछा कि कुछ लोग क्यों अब्सेंट हो गए थे। एक महिला सांसद ने कहा लॉबी से आते आते गेट क्लोज हो गया था, हम नहीं आ पाए। दूसरी तरफ 2 मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं आ पाए क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तबीयत खराब थी, परेशानी थी, उनको माफ़ किया गया इसलिए कि लोकसभा में आंकड़े बहुत ज़्यादा थे। राज्यसभा में भी 1-2 एब्सेंट होना अलग बात है, लेकिन इनके पास जो कि बिल का विरोध कर रहे थे, किसी तरह से राज्यसभा में इस बिल को गिराना चाहते थे, उनके सहयोगी पार्टियों में फूट पड़ी है। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जाता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह चुके हैं, स्टालिन भी कह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल सकती है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में याचिका एक्सेप्ट कर लेती है, सुनवाई कर लेती है, ताकि ऐसा न लगे इन लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये कोई कानूनी तरीका नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। वो भी अपीजमेंट करते हैं कि नहीं अगर अल्पसंख्यकों के मामले आए हमारे पास तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, बहुसंख्यक के मामले आएंगे तो रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, उनकी भावनाएं आहत नहीं होगी, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन कानूनी प्रावधान क्या है? क्या इसमें कोई ऐसे इन लोगों के कहने के अनुसार कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का जिक्र करेंगे, धार्मिक संस्थानों को संचालित करने का इनको अधिकार है, तो धार्मिक संस्थानों को संचालित करने के अधिकार में कोई दखल ही नहीं है। इसीलिए ना फंडामेंटल राइट का मुद्दा आएगा। और ऐसे फंडामेंटल राइट की जहाँ तक बात होती है, फंडामेंटल राइट कोई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के मामले में भी हुआ था कि फंडामेंटल राइट अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता तो उसमें पहले संशोधन कैसे हुआ? संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, उसको 301 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जमींदारों के पास संपत्ति थी। अगर संपत्ति के अधिकार यानी जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया तो जितनी प्रॉपर्टी उन लोगों के पास थी सब जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने लगे, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को तो संशोधन किया गया, यहां तक कि आप बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल को भी नहीं कर सकते, वहां भी संशोधन इन लोगों ने किया। सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा है, समाजवाद शब्द जोड़ा है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तो सीधे तौर पर इसमें उलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई फैसला सरकार के खिलाफ आए। ऐसे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसमें जज भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पहले की तरह जैसे अभी वर्शिप एक्ट पर सुनवाई चल रही है, इन्होंने कह दिया कि कोई भी नई याचिका दायर नहीं की जाएगी किसी मस्जिद दरगाह के लिए, और आपने एक इंटरवेंशन लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप इस मामले को खींच रहे हो क्योंकि अभी जो सीजीआई संजीव खन्ना है वो रिटायर हो जाएंगे 13 मई को, उसके बाद नई बेंच बनेगी, वो और 1 साल तक खींचती जाएगी। तब तक आपने क्या किया कि कोई नई याचिका पर रोक लगा दिया। इसका मतलब है कि आप वर्शिप एक्ट पर फैसला नहीं देना चाहते, तो उसी तरीके से इस मामले को उलझा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस
कामयाब नहीं होगी और कांग्रेस सिर्फ दिखाना चाहती है कि किसी तरीके से मुसलमानों को ये लगे कि हम उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और यही इसके पॉलिटिकल एजेंडा है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वाकई में कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम मुस्लिमों के साथ हैं, हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां पे जाके लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो खुद अपनी ही जाल में फंसेंगे। और सच्चाई यही है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा का पूरा इंडी अलायंस अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। विपक्ष कंफ्यूज्ड भी है, आपसी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है और बड़ी फूट भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो गई है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को पास करा लिया गया है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।